कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। ठीक है दोस्तों, आज जो आप वीडियो बन रहा है वो आपका आंदोलन, जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन है यूपी ट्रिपल एस से पैट के सिलेबस में, तो उसका आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम पहला वीडियो एक जो है बना चुके हैं। ठीक है, हमारी ये सीरीज जो चल रही है यूपी ट्रिपल एस से पैट के जीएस पोर्शन को लेकर चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसा मान के चलिए कि हेल्पफुल हो रहा होगा ये आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है ये यहाँ तक ही कवर किया था, और आज जो है हम इसका फाइनल वीडियो बना रहे हैं। फिर उसके आगे जो है हम नेक्स्ट जीएस का जो पोर्शन होगा उसे आगे लेकर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो टाइम ना गवाते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो कुछ पुराने तथ्य जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ऐड किए हैं, देखिए ये क्या है कि हम थोड़ा जिक्र करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। लॉर्ड लिंडेथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत में जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित किया गया था। अब देखिए क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या हो सकता है, जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण होने के साथ प्रारंभ हुआ। इसमें 6 वर्षों बाद, जो कि 6 वर्षों बाद जापान में हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह था कि जापान ने भी एक क्या किया था, जापान ने जो अमेरिका का एक नौसेना कैंप था उस पर उसे ध्वस्त कर दिया था। उसको देखते हुए अमेरिका ने भी यहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, क्योंकि पहले जो था जापान ने जो है वो अमेरिका का जो नौसेना कैंप था वो ध्वस्त कर दिया था। ये कारण था इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, कंडीशन क्या है। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री थे। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जिस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम बता दें यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, एक और याद रख लेना आप कि जिस समय पर भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लाइमेट एटली। ठीक है, क्लाइमेट एटली। फिर एक और आ जाता है कि जिस समय पर आपके ऐसा मान के चलिए कि रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में बात आ जाती है कि जिस समय पर आपके गोलमेज सम्मेलन चले तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो ये वाली बात भी वहाँ से आ जाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम प्रयोग नाउ ओ और नेवर आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर के नाम से वितरित करके पैम्पलेट में किया था। ठीक है, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के अधिवेशन लाहौर में हुए थे और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो यहाँ से कुछ इतनी जानकारी मिल रही है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो आगे है आपका कि लाहौर अधिवेशन में भारत के अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी, और सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने, ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि किसने कहा था कि भारत एकता हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को, तो सरोजिनी नायडू को ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 का उल्लेख किया कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप मतलब नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जिनका, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। तो ये वाला जो कथन आ जाता है कि ये कथन किसने कहा था, तो ये आप देख लेना थोड़ा सा। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम थे और द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम तो सभी को पता होता, फिर भी द्वितीय आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है सर्वोदय शब्द। सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी ने इसका प्रारंभ किया था, और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथिय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ऐसा चेक जिस पर कोई तिथि नहीं थी, उसकी संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एवं मौलाना आज़ाद ने की थी। ये वाला बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। यानी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का और उग्र राष्ट्रवाद, अभी तक क्या हो रहा था, केवल ये हो रहा था, विनती समारोह हो रहे थे, मैंने विनती की जा रही थी केवल नरम दल के द्वारा। अब देख लेते हैं गर्म दल कैसे आया, गर्म दल के किस तरीके से भारत में उद्भव हुआ, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा तथ्यों के साथ। तो यहाँ पर क्या था कि बी डी सावरकर, जिन्हें हम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मतलब कहते हैं, के द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला और 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। यानी कि ये पहले जो था एक गुप्त मेला था और उसके मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हुआ था। जतेंद्र नाथ मुखर्जी
1929-10-15 में बंगाल के क्रांतिकारी थे, ये ठीक लिया है। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रमथ मित्रा यानी पी मित्रा और पुलिनदास, ये पुलिनदास का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पुलिनदास ने की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्टर की हत्या कर दी थी, ये वाली एग्जाम में बात पूछ ली गई है एक बार। देश के उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन, क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन जो कि के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1924 में एक तो हुई थी एचआरए की स्थापना, ठीक है, वो सचिन ने 99 ने की थी। फिर एक इसके अतिरिक्त जो हुई थी वो हुई थी 1928 में, एक इसी के अकॉर्डिंग 1928 में, उसे कहते हैं HSRA, ठीक है, HSRA, ठीक है। ये दो हुई थी, इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए घटनाओं को। चलिए आगे देख लेते हैं कि फिर आगे क्या है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग यानी लखनऊ से सहारनपुर जाने वाला जो संभाग था, तो संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, 8 डाउन जिसे सहारनपुर से लखनऊ के लिए पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर खजाना लूट लिया था, जिसे कहते हैं काकोरी कांड, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कंडीशन क्या है। आगे कंडीशन है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, HSRA की स्थापना की। हिंदुस्तान यानी HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक कर, ठीक है, बम फेंका और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। आगे है चटगांव शस्त्रागार, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है अभी आरओ के एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। चटगांव शस्त्रागार धाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे, जो सूर्य सेन ने आयोजित किया था, ठीक है। अभी सूर्य सेन ने बंगाल के इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA की स्थापना की थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की और 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 13 सितंबर 1929 को, ठीक है। आगे है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। निष्क्रिय सिद्धांत के विरोध का प्रतिपादन जो किया था वो अरविंद घोष ने किया था, अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। और दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए ये होता है क्रांतिकारी भावना, ठीक है। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह की उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक के गवर्नर पर गोली चलाई थी। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं, ठीक है। आगे कंडीशन क्या है। आगे कंडीशन फरवरी 1905 में बंगाल में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडियन हाउस के नाम से जाना गया। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों के स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या कंडीशन है। तो नेक्स्ट में कंडीशन है, देखिए, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था, ठीक। फिर आगे वर्ष 1907 में भीकाजी रुस्तम कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे का फहराया। तो ये वाली बात राष्ट्रीय झंडे वाली आ जाती है, जिसका डिजाइन जो है BD सावरकर और श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने तैयार किया था। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ये वाला वो जो तथ्य है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला था, जो एक जलपोत था, जिसे 1914 की घटना है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उसे 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। वैंकूवर, ये 1914 की घटना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में देखते हैं क्या कंडीशन है। 1935 को पढ़ेंगे और भी कंडीशन जो है वो क्या है। ब्रिटिश साम्राज्य ने कंपनी को व्याप्त भ्रष्टाचार कुशासन को दूर करने के लिए 1773 में रोलेट एक्ट पारित किया। देखिए रोलेट एक्ट का नाम क्यों पड़ा था। रोलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारा ऐसा कर रखा था कि अपने निजी व्यापारों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और कंपनी के व्यापार पर कम ध्यान दे रहे थे। तो जिससे जो था कंपनी जो थी ब्रिटिश सरकार चलाई थी। तो आप समझ सकते हो सरकारी संस्था कोई भी हो,
आज भी और प्राचीन काल में भी उसकी हालत जो थी वो खस्ता थी। तो वो लोग कंपनी के साथ कारोबार को न देखकर अपने निजी व्यापार करने लगे थे और सरकार से कंपनी को डेवलप करने के लिए किराए मतलब पैसा लेते थे। तो उन्होंने ये सोचा भाई ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनी घाटे में जा रही है। तो जब वहाँ से एक गुप्त समिति और एक प्रांतीय समिति आई, तो गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उन्होंने कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो लोग हैं अपने निजी व्यापार करते हैं। तब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कुप्रशासन को रोकने के लिए एक रोलेट एक्ट यानी कि नियंत्रित एक्ट पारित किया था 1773 में। ठीक है, 1773, इसका नाम इस वजह से रोलेट एक्ट पड़ा, तो सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना, सॉरी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और इसका मुख्य न्यायाधीश एक अन्य और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक, उच्चतम न्यायालय 1974 में गठित किया गया था। ठीक है, एलिजा इम्फेस के मुख्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लिम्बर्स्ट और हाइट इसके अन्य न्यायाधीश थे। तो ये तीनों के नाम याद रख लेना, पूछ लिया जाता है। 1986 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया था। तो ये कॉर्नवालिस ने किया था। तो कॉर्नवालिस को गवर्नर बनाने की बात की गई थी, तो कॉर्नवालिस ने 2 शर्त रखी थी कि एक तो मैं परिषद का निर्णय नहीं मानूंगा, उनको रद्द करता हूँ, और वो मेरे ऊपर मजबूरी मतलब वो मुझे मतलब इसको जब ज़रूरी मतलब एक तरीके से मजबूर नहीं कर सकते किसी भी निर्णय को कराने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते क्या है। कॉर्नवालिस हम जिक्र कर ले, कॉर्नवालिस ही आ गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर के अधिक शक्तिशाली नहीं बनाना चाहता था, अतः शक्ति के प्राधिकरण के सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार के एक अधिकार को 1813 में चार्टर एक्ट के समाप्त किया। अब देखिए एक अधिकार यहाँ पे किया था, यहाँ पर ब्रिटेन सरकार ने जो था कि चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार, चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा भारत में, जबकि और सारे व्यापार यूरोपियों के लिए खोल दिए गए थे। फिलहाल चाइना का व्यापार सभी यूरोपियों के लिए भी बंद था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय का व्यापार कर सकती थी भारत में, और चीन के साथ सभी व्यापार कर सकती थी, और सभी व्यापार जो थे यूरोपियों के लिए खोल दिए थे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 18 चार्टर एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपये का वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1833 के एक्ट में कंपनी ने सभी वाणिज्य अधिकार समाप्त कर दिए गए और भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने की बात की। 1833 के अधिनियम में बंगाल का गवर्नर जो है अब समूचे भारत का गवर्नर बना, और ऐसा करने वाले जो थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, देख लेते हैं। 1833 के नियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल परिषद का एक कानूनी सदस्य 14 सदस्य जो मैकाले आया था, 14 सदस्य मैकाले था, और इसी के अकॉर्डिंग जो है मैकाले आए। मैकाले ने मैकाले समिति की अनुशंसा पर एक विधि आयोग की स्थापना की थी 1934 में। ये आपको आना चाहिए, 1934 में की गई थी, एक विधि आयोग की स्थापना की थी। चलिए और इसमें देख लेते हैं और आगे क्या है। देखिए आगे क्या था, 1858 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश एक राजमुकुट को दे दिया। यानी ये क्या था, ये था जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उसमें डलहौजी से लोग मतलब परेशान होकर जब उन्होंने 1857 का विद्रोह किया, तो और भी बहुत कारण है। तब कंपनी के हाथ से नियंत्रण को छीनकर वो किसे दे दिया, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था। चलिए इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, मुख्य बातें है तो बहुत कुछ समझने के लिए, बट आपको पैट के लिए यही कुछ लिमिटेड हो सकता है। यह अध्यादेश अधिक 6 माह तक लागू रह सकता है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, आगे कंडीशन क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय कार्य करने में 6 न्यूनतम और 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के 62 के अंतर्गत। मांटेग्यू चैम्सफोर्ड की संस्तुति पर वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की गई, ये बात की गई थी। ठीक है, भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ मतलब मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रारंभ किया गया था, जिसे भारत सरकार ने 1919 में भी कहा था। वर्ष 1926 में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1935 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। ठीक, देख लेते हैं आगे और क्या है। आगे है आपका 1935, ये हो गया आपका, यहाँ से देखिए आगे कंडीशन है 1935 में 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके, ये वाली बात जरूर याद रखनी, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया था। कहाँ लागू कर दिया था, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो 1935 के अधिनियम द्वारा आधारित है। 1935 अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। ठीक है, ये बात कही गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, आगे यह आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए कहा था, कठोर रचना की थी। चलिए अब आगे बात करते हैं वो क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करेंगे, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। देखिए ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट यूपी प्लस पैट में जितने पॉइंट दिए हैं सिलेबस के, हम उसी के अकॉर्डिंग मुख्य मुख्य बातें बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में भारतीय अखिल कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ प्रस्ताव था। मैं आपको एक बात बताकर चल रहा हूँ यहाँ से एक्स्ट्रा, बम्बई था और आज का है मुंबई, तो बम्बई को मुंबई जो किया गया था वो कब किया गया था, तो आपको याद रखना 1995 डेट याद रखनी है, जब बम्बई था और उसको क्या कर दिया था बाद में मुंबई। तो 1995 तक बम्बई था और बाद में उसे क्या कर गया मुंबई। 1995 डेट याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। कुछ संसाधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। 8 अगस्त 1942 ये डेट बहुत याद रखनी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था, आज़ादी के सहयोग से। ठीक है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग भारत छोड़ो का समर्थन नहीं किया था इन्होंने। तो कौन कौन सी ने नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो एक तो हिंदू महासभा आ जाती है, इसने नहीं किया था, और तो इस बात देख लेना आप थोड़ा सा इसको। फिर आगे क्या आपका 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी कमेटी और चोटी का कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी गिरफ्तार के बाद सरोजिनी नायडू ने पूना के आंगा पैलेस में रखा गया था, यानी गांधी जी गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित पूना के आंगा मतलब पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति जो लॉर्ड वेवेल था, ये वाली बात याद रखनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जा रहा था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उषा मेहता का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो संचालन करने वाली छोटे दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और इसमें क्या है सार संग्रह इसका। ठीक है, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर, ये बहुत अच्छा है, लुईस फिशर ने जीवनीकार जो थे अमेरिका पत्रकार जो महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी, इन्होंने लिखी थी, लुईस फिशर ने उनके साथ थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंटर जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियां संगठित की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन के संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसे बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरित शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट में है भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समांतर सड़क की स्थापना हुई थी। बलिया अगस्त 42 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में तामलुक मिदनापुर जो था वो बंगाल में सितंबर 1942 में सितंबर 1944 तक रही थी। यहाँ जातीय सरकार तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए प्रारंभ की थी। सतारा 1943 के मध्य में 1945 तक रही थी। यहाँ सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानता सरकार स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता कौन थे, वाई बी चौहान और नाना पाटिल थे। ठीक है, बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा, जब हम हर जगह जीत रहे हैं ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ठीक है, भारत छोड़ो तथा करो या मरो यानी कि क्विट इंडिया या डू और डाई नामक नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में के लिए गुरुदेव रवींद्र शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि सम्मानित किया था। ठीक है, देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था।
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर त्याग देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। तो कई बार यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि क्या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, नहीं, आज़ाद हिंद फौज के 1943 में जो है ये सेना नायक बने थे, जबकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं आगे और क्या कंडीशन हैं इसमें पैदा होती हैं। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन जो है 42 में किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे और 21 अक्टूबर 1973 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय अस्थायी सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कांग्रेस के आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया, जिसे भोलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू और अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू ने प्रमुख वकील थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को दिल्ली आया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भारतीय मंत्री लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस ने की थी। 2 अन्य सदस्य थे, स्टोफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, ठीक है, बोर्ड के। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था को झुकाया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1940 को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का पुनर्गठन करके अंतिम सरकार गठन पर झुकाव दिया था, जिसमें बार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए गए जाने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन में भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये बात पूछ ली जाती है। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन और प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसकी भागीदार नहीं थी। वर्ष 1946 की अंतिम सरकार में आसिफ अली रेल मंत्री परिवहन मंत्री बना दिया गया था। लियाकत अली सहित 5 सदस्य को 26 अक्टूबर 1946 सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेस सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर रफात अली खां को हटाना पड़ा था। ठीक है, 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाई गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। ये बात भी अच्छी याद रखना। कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 संविधान सभा में चुनाव किया गया। ठीक है, देख लेते हैं और क्या बात है। ये संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। ब्रिटिश युग में जी मावलंकर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो वर्ष 1952 से 56 तक रहे थे। जी मावलंकर 1937 से 46 के दौरान मुंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, पीछे बता चुके हैं हम। ब्रिटेन एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने का उपरांत भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, जिससे भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को स्थिति निश्चित की गई थी। ठीक है, आगे है। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, उसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JP कुरानी थे। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये पिछली बार PCS में आया था। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने को सीमांत गांधी जो कहते थे मतदान दिया था। सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित करने को राष्ट्रवाद संप्रदाय के पक्ष में संपूर्ण रूप से लिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्रा लक्ष्मी ने गाया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम और भारतीय अंतिम वो रहे थे गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर थे। और कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा था भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संपत्ति थी। ठीक है, ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर KM पांडेकर ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत पर एकीकरण था। तो चलिए आप देख लेते हैं कुछ विविध
कि विविध में क्या क्या बातें हैं जो अभी तक छूट चुकी हैं, वो विविध में देख लेंगे क्या है। तो पहला विविध में है अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंगल बंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। पहला बात, भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि राष्ट्र कवि की उपाधि विभूषण मैत्रेयन गुप्त थे। बहुत बढ़िया। इसकी अन्य प्रमुख रचना पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध ये हो सकती हैं। 19वीं शताब्दी उड़ीसा अकाल 1966-67 में भीषण रूप से धारण किया था। इस अकाल में प्रकोप का समुद्र कहा गया था। ठीक है। जीवी मावलंकर, अगर देखें जीवी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक बिंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। जय जवान जय किसान प्रतिनारा भारत के भूतपूर्व यानी लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1922 को प्रारंभ हुआ था, उस समय महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ठीक, अच्छी बात थी, ये भी बहुत अच्छे से समझाया था इस बात को। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवनकार फ्रैंक मोरेसन थे, ये वाला मोरेसन थे, ये अच्छा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहरा। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है। देख लेते हैं अब कुछ इसमें और तथ्य हैं। वो तथ्य क्या है, वो देख लेते हैं। यह है वर्ष 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, चलो देखते हैं। और अब एक तरफ पत्र लिखे हुए हैं, एक तरफ उनके लेखक। ठीक है, यानी एक तरफ लेखक एक पत्र। तो महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज, एनी बेसेंट की थी न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक की थी केसरी, अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंग फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत मोस्ट है। ये सारी वैसे तो मोस्ट है। ठीक है। एनी बेसेंट की जो है वो कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट की जो है वो क्या है आपकी कॉमनवेल्थ। सुभाष चंद्र बोस की जो है द इंडिया स्ट्रगल, अनहैप्पी इंडिया जो लाला लाजपत राय की थी, और टूअर्ड्स स्ट्रगल ये जयप्रकाश नारायण की थी। ठीक है। अब ये है द स्प्रिंगिंग टाइगर, ये थी टोल की। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड थी। रफ़ीक जकायरी की द मैन हु डिवाइडेड इंडिया थी। धर्मवीर भारती की अंधायु की बहुत मोस्ट पूछ ली जाती है। ठीक है। आगे है महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल, जयप्रकाश नारायण की कमायनी, महात्मा गांधी की यंग इंडिया, लाला लाजपत राय की जो थी ऑटोबायोग्राफी राइजिट थी, दुर्गा दास की थी इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है। सुनील गावस्कर की रन्स एंड रूइंस, कैथरीन मेयो की मदर इंडिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है। ये कुछ किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आगे है इंदिरा गांधी की इंटरनल इंडिया। ठीक है। आगे है BS मिन्हास की प्लानिंग एंड द पुअर। AH हिटलर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 था। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रसिद्ध बंगला उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे, उन्हें अल नदवाह का प्रकाशन किया था। ठीक है। तो देख लेंगे। अभी आपका थोड़ा सा और बचा है, टेंशन ना लो आप, इसमें फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा आंदोलन वाला पोर्शन जो है। ठीक है। आगे देखेंगे क्या है। भारत में सर्वप्रथम, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया था और नेहरू भारी उद्योगीकरण का प्रशंसक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली बने थे। कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्यवाद द्विगंत हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदाब्दी में हुई थी। तो ये चारों पदाब्दी 47 से 52, 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64 और 64 में 27 में कोई इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधि थे। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय कहा था। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेशन विजय वाला। ठीक। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है।
प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता 27 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है। हैदराबाद रियासत में सैन्य कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन फॉलो चलाया गया था। ये वाला क्वेश्चन ही पूछा है अभी हाल ही में। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्हें मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 10 सितंबर 1997 में मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता था। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्री मायो भंडारनायके श्रीलंका को प्राप्त था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सरकारी आवास का नाम है। ठीक है, अब देख लेते हैं इधर क्या है, कुछ कंडीशन देख लेते हैं। अभी यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावी पूर्वी जर्मनी विभाजित हो गया था। 40 वर्षों में अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1940 को पुनः एकीकृत हुआ था। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज़ का निर्माण किया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं और उनके उपनाम, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। सीमांत गांधी कहा जाता था अब्दुल गफ्फार खां को। राष्ट्रपिता कहा जाता था महात्मा गांधी को। बापू कहा जाता था महात्मा गांधी को। वायुपुत्र जो कहा जाता था वो दादा भाई नौरोजी को। लोह पुरुष कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। बंगबंधु जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को। देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, दीनबंधु CF एंड्रूज को। तो दोबारा फिर देखो, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहा गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बापू महात्मा गांधी को। वृद्ध पुरुष जो कहा था दादा भाई नौरोजी को। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी टी प्रकाशन। और आपका बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु CF एंड्रूज। ये तीनों बंधु याद रखने हैं। ठीक है, तीनों बंधु याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं। लोकमान्य जो कहा गया था तिलक जी को कहा गया था। लोकनायक जयप्रकाश को। तो लोकनायक और लोक तिलक लोकमान्य। महामाया को कहा था मदन मोहन मालवीय को। विरोधी बातों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को। मैन ऑफ डेस्टिनी ये नेपोलियन बोनापार्ट को। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। चाचा जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह को। ठीक है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। इसमें भी बच्चों को थोड़ा डाउट हो जाता कि भारत कोकिला स्वर कोकिला क्या। ठीक है, अब देख लेते हैं। उड़नपरी PT ऊषा को। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। तोते हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता। बापूजी जगजीवन राम को कहा जाता। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को। और फ्यूहरर जो कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। भारत का महाकवि कालिदास। और कायदे आजम कहा था वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था कायदे आजम। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो था इतिहास का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा इतिहास का पोर्शन यूपी पैट में दिया गया है वो पूरा हमने 5 वीडियो में कवर कर लिया है। तो अब जो हमारा वीडियो होगा नेक्स्ट वो होगा हमारा भारतीय संविधान के ऊपर, जो हमारा यूपी पैट के अकॉर्डिंग जो है इंपॉर्टेंट है। हम वहाँ से कुछ बातों की देखेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको मतलब हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करो अपने दोस्तों से। इसको कहिए कि वो लोग जिन लोगों को ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।